नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी मंत्रा पर। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की बात करेंगे, संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्था के बारे में। देखिए, किसी भी देश में दो तरह की शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। एक होती है संघात्मक और एकात्मक। संघात्मक को इंग्लिश में फेडरल कहते हैं। और जितने भी देश हैं भारत में, जितने भी लोकतांत्रिक देश हैं, उनमें दो ही तरीके की शासन व्यवस्था पाई जाती है। एक तो पाई जाती है आपकी संघात्मक और दूसरी आपकी पाई जाती है एकात्मक। क्लियर? किसी भी देश में कितनी तरीके की शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं? संघात्मक और एकात्मक शासन व्यवस्थाएं पाई जाती हैं। अब देखेंगे इनमें डिफरेंट क्या होता है, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए, संघीय सरकार में क्या होता है कि जो संघात्मक सरकार होती है उसमें क्या है, सरकारें एक राष्ट्रीय स्तर की होती है और दूसरी क्षेत्रीय स्तर की होती है। और एकात्मक सरकार में क्या होता है कि सर्वो कौन होता है, सिर्फ एक केंद्र सरकार होती है, उसी के अधीन सभी राज्य सरकार होती है। ठीक है। और संघीय सरकार की व्यवस्था ये होती है कि इसमें क्या होता है, लिखित संविधान होता है। और संघीय सरकार में क्या होगा, केंद्र राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन होता है। संघीय सरकार की विशेषता एक ये होती है कि संविधान की सर्वोच्चता होती है। और संविधान कैसा होता है इसका, कठोर। एक न्यायपालिका कैसी होती है, इसकी स्वतंत्र होती है। और इसमें विधायिका कैसी होती है, दो, एक केंद्र में और एक राज्य में। जबकि एकात्मक सरकार में क्या होता है, एकात्मक सरकार में एक ही सरकार होती है। और एकात्मक सरकार जहाँ पे पाई जाती है वहाँ संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। वहाँ पे शक्तियों का कोई विभाजन नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पर केंद्र सरकार ही क्या होती है, मुख्य होती है। वहाँ पर राज्यों का कोई महत्व नहीं होता है। और जहाँ एकात्मक सरकार होती है वहाँ पे संविधान लचीला भी हो सकता है और कठोर भी हो। वहाँ की न्यायपालिका स्वतंत्र नहीं होती है। ठीक है, वो केंद्र के अधीन काम करती है। और विधायिका दो सदनीय भी हो सकती है और एक सदनीय। जबकि अगर संघात्मक सरकार होगी तो वहां पर क्या होगा, वहां पर सिर्फ कौन सी दो, तो वहां पर क्या होगा, दो सदनीय विधायिका होगी। ठीक है। तो संघीय सरकार में संविधान में सर्वोच्चता होती है, जैसे भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है। और वहां का संविधान क्या होगा, लिखित होगा। जबकि अगर एकात्मक सरकार होगी तो फिर संविधान लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है। जैसे ब्रिटेन में क्या है, ब्रिटेन की कैसी सरकार है, एकात्मक सरकार, तो वहां पे संविधान क्या है, अलिखित संविधान है। अगर आप गौर करेंगे तो आप पूरे विश्व की शासन व्यवस्था देखेंगे तो 193 देशों में कुल 25 ही देश ऐसे हैं जहां पर क्या पाई जाती है, संघात्मक शासन पाया जाता है। जबकि और अन्य देशों में क्या पाया जाता है, एकात्मक सरकार। जैसे इटली है, ब्रिटेन हो गया, यहाँ पे फ्रांस है, स्वीडन है, नॉर्वे है, यहाँ पर सभी में कैसी सरकारें पाई जाती है, एकात्मक सरकार पाई जाती है। लेकिन अगर आप जनसंख्या की दृष्टि से देखेंगे तो 40% से अधिक जनसंख्या कहाँ निवास करती है, निवास करती है संघात्मक सरकार वाले देशों में। संघात्मक सरकार के प्रमुख उदाहरण कौन कौन से हैं, एक तो आपका यूएसए हो गया। कौन कौन से हैं, यूएसए, ठीक है। दूसरा कौन सा हो गया, भारत। ये किसके मुख्यतः उदाहरण है, ये है संघात्मक सरकार के। अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको इसमें मैप में आप देखेंगे तो ये जो रेड रेड कलर वाले देश जो दिख रहे हैं वो कैसे हैं, संघात्मक। जिसमें कौन से प्रमुख हैं, कनाडा हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, ब्राजील हो गया। ब्राजील कैसा देश है, संघात्मक। रूस हो गया आपका, भारत हो गया, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अर्जेंटीना हो गया। ये सब कैसे देश हैं, ये सब संघात्मक देश हैं। और ये आपके जो ऊपर दिखाई दे रहे हैं मुख्यतः देश, इटली है, हॉलैंड है, यहाँ सब कैसा सरकार पाई जाती है, कैसी शासन व्यवस्था है, तो यहाँ पर एकात्मक शासन व्यवस्था देखने को मिलती है। ठीक है, चलिए क्लियर हो गया आपको। अब हम थोड़ा विस्तार से देखते हैं एकात्मक। देखिए, एकात्मक शासन व्यवस्था, इसमें संपूर्ण सत्ता किसके हाथ में नियत होती है, इसमें जो संपूर्ण सत्ता नियत होती है वो केंद्रीय सरकार में नियत होती है। क्लियर, केंद्रीय सरकार में नियत होती है। स्थानीय शक्ति जो जो राज्य होते हैं उनके लिए शक्तियां दी भी जा सकती हैं और नहीं भी दी जा सकती हैं।
और एक बहुत ही फेमस राजनीति के विद्वान है डाइसी, उन्होंने कहा था कि केंद्रीय शक्ति जहाँ पर सर्वोच्च होती है वहाँ का शासन कैसा होता है, एकात्मक होता है। और गवर्नर ने इसी के बारे में कहा था कि अगर एक ही केंद्रीय को ही सभी शक्तियां दे जाए तो वहाँ का शासन कैसा होगा, एकात्मक शासन होगा। देखो एकात्मक शासन की कुछ विशेषताएं होती हैं। ठीक है, एकात्मक शासन की विशेषताओं की बात करें तो एकात्मक शासन में क्या होता है, एक ही सत्ता होती है, सारी शक्तियां किसमें निहित होती हैं, केंद्र सरकार में निहित होती हैं। अच्छा, एकात्मक सरकार होने के फायदा क्या होते हैं, सबसे बड़ा फायदा तो ये होता है कि सत्ता की सार्वभौमिकता होती है, यानी कि और इसके अंतर्गत क्या है कि सारी शक्तियां किसके हाथ में होंगी, केंद्र के ही हाथ में होंगी, तो आपस में विवाद उत्पन्न होने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और शासन में कुशलता होती है। शासन कुशलता का मतलब यहाँ पर ये कि जब सिर्फ केंद्रीय शासन करता है तो पूरी जिम्मेदारी किसकी होती है, उत्तरदायित्व किसका बनता है, केंद्र सरकार का बनता है, और आपसी विवाद भी नहीं होते हैं, और तो फिर क्या है, शासन की इसमें कुशलता देखने को मिलती है। और कम खर्चीली सरकार होती है, जैसी बात है अगर किसी देश में राज्य सरकार और केंद्र दोनों होंगी तो राज्य सरकार के जो इतने मंत्री वगैरह होते हैं, विधायिका होती है, विधानमंडल होता है, उस पर बहुत सारा खर्चा होता है। अगर एक ही सरकार होगी तो खर्चा बच जाएगा, एकीकरण की भावना होती है। जैसे कि अगर आप संघीय शासन में देखेंगे तो आपने कभी कभी देखा होगा जम्मू कश्मीर, जापान, जम्मू कश्मीर हो गया, पंजाब हो गया, इन सब में क्या होता है, कभी कभी केंद्र और राज्य आपस में इतने ज्यादा विवाद उत्पन्न हो जाते हैं राष्ट्रपति शासन को लगाने को लेकर, चुनाव को लेकर, तो कहीं ना कहीं एकीकरण की भावना कम देखने को मिलती है जहां पर संघात्मक शासन। और दूसरा ये होता है कि जब किसी विदेशी से युद्ध वगैरह होता है या कोई ऐसा आपातकाल आ जाता है तो जब एक ही सरकार होती है तो वो फैसला जल्दी ले लेती है, उसकी जो निर्णय क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। और एकात्मक शासन के दोषों की बात करें तो पहला तो दोष यही है कि मान लीजिए अगर एक ही सरकार होती है तो क्या होता है ना, सिर्फ केंद्र, तो वो अपने आप ही निरंकुश हो जाएगी, क्योंकि राज्यों का उस पर कोई अधिकार होता नहीं है, ना राज्यों को कोई अपने अधिकार नहीं होते हैं। सिर्फ एक ही सरकार होती है तो निरंकुश की संभावना बनी रहती है। अकुशल शासन का हो सकता है, क्योंकि ये होता है ना, मान लीजिए कि एक ही शासन है और उनको कोई बताने वाला नहीं, नीचे सलाह देने वाला नहीं, और वो अपने स्वतंत्र है, तो कहीं ना कहीं कभी कभी क्या होता है, अकुशल शासन की बात देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये सब इसके दोष हैं और ये सब फायदा है। ठीक है, एकात्मक शासन के। अब बात करते हैं संघात्मक शासन के। संघात्मक शासन का मतलब क्या होता है कि जो फेडरेशन जो शब्द बना है उसका मतलब होता है लैटिन से बना हुआ है संधि। ठीक है, इसमें क्या होता है, कई छोटे छोटे जो राज्य होते हैं वो आपस में संधि या एक समझौते के अंतर्गत बधे हुए होते हैं और वो एक संघ सरकार की अधीन काम करते हैं। ठीक है, इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इसमें क्या होता है कि कई छोटे छोटे राज्य क्या होते हैं, शामिल होते हैं, और शक्तियों का क्या होता है, आपस में विभाजन होता है। ठीक है, और संघात्मक सरकार की सबसे जो मेन विशेषता है वो ये है कि वो संविधान की क्या होती है, इसमें सर्वोच्चता होती है, और संविधान कैसा होगा, लिखित और कठोर संविधान होगा। और इसमें क्या किसकी सर्वोच्चता होती है, न्यायालय की सर्वोच्चता होती है। जबकि एकात्मक सरकार होती है तो वहां पे संविधान लिखित अलिखित दोनों प्रकार का हो सकता है, न्यायालय की सर्वोच्चता हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। शक्तियों का विभाजन वहां पर नहीं होता है, शक्तियां उसमें किसके अधीन होती हैं, शक्तियां सारी की सारी केंद्र के अधीन, सारी की सारी शक्तियां किसके अधीन होती हैं, उसमें केंद्र के अधीन होती है। जबकि संघात्मक शासन में क्या होता है, शक्तियां एक दूसरे के साथ विभाजन करी हुई होती हैं। ठीक है, क्लियर। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट। संघात्मक शासन के लाभ क्या क्या होते हैं, संवाद। सबसे पहली विशेषता तो इसकी यही है कि केंद्र की निरंकुशता का भय नहीं रहता है। मतलब केंद्र सरकार का भी निरंकुशता का मतलब यहाँ पर है कि अगर केंद्र सरकार सारे फैसले अपने हिसाब से नहीं कर सकती। और दूसरी फायदा इसका क्या होता है कि जहां पर भी संघात्मक शासन होता है वहां पे संविधान की सर्वोच्चता होती है और न्यायपालिका की सर्वोच्चता होती है, और
राज्य के अधीन जो राज्य लोग होते हैं उनके क्या, उनके मौलिक अधिकारों की रक्षा होती है, राजनीतिक चेतना बनी रहती है। कभी कभी आपने देखा होगा जब केंद्र सरकार कभी कभी कोई गलत निर्णय लेती है तो राज्य उसके खिलाफ आंदोलन करते हैं। और कभी कभी आपने देखा होगा कि जैसे मान लीजिए सीए अभी पास हुआ था, तो केरल ने उसके खिलाफ विधेयक लाए थे। तो यानी कि राज्य सरकार का संविधान संशोधन में हस्तक्षेप होता है। और इसके दोष ये होते हैं, अगर दोषों की बात करें तो सबसे बड़ा जो दोष मुझे लगता है वो ये है कि केंद्र और राज्य सरकार में कभी कभी बहुत ज्यादा मतभेद देखने को मिलते हैं। जैसे कभी कभी देखा होगा कि केंद्र के जो मंत्री हैं या कोई हैं तो उनको राज्य सरकार अपोजिट पार्टी के तो उसको अंदर नहीं जाने देते हैं कभी, और इस तरीके के बहुत सारे मतभेद देखने को मिलते हैं। जैसे अभी, और दूसरी राष्ट्रीय भावना की कहीं ना कहीं कमी, राज्य अपने अपने हित की बात करते हैं तो कभी भी आपको राष्ट्रीय भावना की कमी भी देखने को मिलेगी। और दूसरी बात है दोहरी नागरिकता। फिलहाल भारत में तो एकल नागरिकता है, ठीक है, लेकिन अगर आप अध्ययन करोगे तो अधिकतर संघात्मक शासन वालों में दोहरी नागरिकता है। और धन और समय का, यानी देखो डबल चुनाव होते हैं, राज्य के अलग चुनाव होते हैं, केंद्र के अलग चुनाव होते हैं, राज्य की अलग विधायिका है, केंद्र की संसद है, तो कहीं ना कहीं समय और धन दोनों ज्यादा व्यय है। और दूसरा होता है विघटन का व्यय। जब केंद्र सरकार होती है और राज्य सरकार अलग अलग होती है तो कहीं ना कहीं आपस में जब मतभेद हो जाते हैं तो विघटन का भय बना रहता है, ठीक है। अब हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, अच्छा भारत का संविधान कैसा है, इस पे हम थोड़ी सी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप और इन पॉइंटों को आप लिख लीजिएगा, और ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अच्छा, भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? देखिए, भारत की जो संघीय व्यवस्था ली गई है वो ली गई है कहाँ से? कनाडा से, राइट। कई बार क्वेश्चन आपके में पूछा जाता है, भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? कनाडा से। और यहीं से दो सूचियां ली गई हैं। कौन सी सूची ली गई है? एक तो राज्य सूची, और कौन सी सूची? संघ सूची, ठीक है। दूसरी कौन सी सूची ली गई यहाँ से? संघ। और जबकि समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, कोई बताएगा? समवर्ती सूची कहाँ से ली गई, बताइए? ऑस्ट्रेलिया से। तो भारत की संघीय व्यवस्था कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई, सॉरी कनाडा से ली गई है। और कनाडा से ही दोनों सूचियां ली गई है, राज्य सूची और संघ सूची। सातवीं अनुसूची में कितनी सूचियों में विभाजन किया गया है? जो विषयों को कितने भागों में बांटा गया है? 3, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो समवर्ती जो सूची है वो हमारी कहाँ से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और विशिष्ट सूची पर कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? विशिष्ट जो सूची होती है उस पर कानून कौन बनाएगा? यानी कि कोई ऐसा विषय जो राज्य में भी नहीं है लिखा हुआ है, संघ में भी लिखा हुआ नहीं है और समवर्ती में नहीं है, तो ऐसे पे कौन कानून बनाता है? कौन बनाएगा बताइए? केंद्र सरकार बनाएगी। क्लियर? ऐसे विषयों पर कौन कानून बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। क्लियर? कौन बनाएगा आवश्यक सूचियों पर? ये बहुत बार पूछा गया है, पीसीएस, एमपीपीसीएस, यूपीएसआई, तीनों में ये क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है। तो अगर आवश्यक सूची कोई सी होगी, यूपीएसआई में अक्सर पूछा जाता है आवश्यक सूची पे कानून कौन बनाएगा? कौन बनाएगा? केंद्र सरकार बनाएगी। समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? तो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। सूची का विभाजन कौन से में है? 7 में है, अनुसूची 7 में। और राज्य संघ सूची कहाँ से ली गई है? तो आपकी कनाडा से ली गई। क्लियर? क्लियर हुई इतनी सी बात? ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? तो आप ये 4-5 पॉइंट नोट कर लेंगे। अनुसूची 7 ध्यान रखिए, 3 भागों में विभाजन किया गया, राज्य, संघ और आविष्ट सूचियों पे कानून कौन बनाएगा। और एक बहुत ही आईएएस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, आर्टिकल 249 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 249 में क्या है? अनुच्छेद 249 क्या कहता है? अनुच्छेद 249 राज्यसभा को ये शक्ति देता है, राज्यसभा को क्या शक्ति देता है कि वह किसी राज्य सूची पर कानून बना सकती है। क्लियर? राज्य सूची पर क्या बना सकती है? कानून। राज्य सूची पर कानून बना सकती है, ठीक है। इतना मैं आपको ये बता दे रहा हूँ, फिर दिक्कत रहती है ना, तो ठीक है। एक सेकंड टाइम दीजिए।
आर्टिकल 249 में क्या कहा गया? आर्टिकल 249 कहता है राज्यसभा को उसने ये शक्ति दी है कि वो अगर चाहे तो किसी भी राज्य सूची पर 1 वर्ष के लिए कानून कौन बना सकता है? केंद्र। अगर वो चाहती है तो केंद्र सरकार 1 वर्ष के लिए किसी भी राज्य सूची पर कानून, आर्टिकल कौन सा है ये? 249। क्लियर? अच्छा, भारत, अब हम बात करते हैं भारत के संदर्भ में। ठीक है, तो भारत का संविधान कैसा है बताइए? भारत का संविधान एकात्मक है या फिर संघात्मक है? चलिए कोई रिप्लाई करिए, जल्दी कमेंट करिए। भारत का संविधान कैसा है? अगर मेंस में क्वेश्चन आएगा तो कैसे लिखोगे? भारत का संविधान कैसा है बताइए, बहुत जल्दी बताइए। भारत का संविधान कैसा है? कोई आंसर दीजिए, भारत का संविधान कैसा है? ठीक है, भारत का जो संविधान है वो आर्टिकल 1 में कहा गया है कैसा है? आर्टिकल 1 के अनुसार भारत का संविधान कैसा है? उसमें कहा गया है कि भारत क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट। कौन से आर्टिकल में कहा गया है? 1 में। भारत को क्या कहा? यानी कि भारत कैसा है? संघीय। लेकिन भारत में कभी कभी क्या है? एकात्मक लक्षणों के साथ जुड़ा हुआ संघात्मक देश है। यानी कि भारत के संविधान का एकात्मक झुकाव बहुत ज्यादा है। जैसे भारत के संविधान के एकात्मक लक्षण कौन कौन से हैं? भारत के संविधान के अगर आप एकात्मक लक्षण देखोगे तो कौन कौन से हैं? आपातकाल। जब भारत में आपातकाल लागू हो जाता है तो सारी शक्तियां किसके हाथ में पहुंच जाती हैं? केंद्र के हाथ में पहुंच जाती है। दूसरा क्या है? राज्यपाल। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति तो राष्ट्रपति करता है, यानी केंद्र सरकार करती है, लेकिन वो काम कहाँ करता है? राज्य में। ठीक है। आर्टिकल 356, किसी भी देश, किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने का अधिकार किसको होता है? किसको होता है? राष्ट्रपति को होता है। और ये सुझाव किसके आधार पर काम करता है? केंद्र सरकार के आधार पर, सुझाव के आधार पर, यानी राज्यपाल के सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा देता है। तो ये सब किसके लक्षण है? एकात्मक के। एकल नागरिकता हो गई, ये सब किसके लक्षण होते हैं? एकात्मक सरकार के। तो इसीलिए कहा जाता है कि भारत के शासन व्यवस्था को अर्ध संघात्मक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत के संविधान को अर्ध संघात्मक, यानी कि भारत के संविधान में दोनों तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। क्लियर? दोनों तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। जब कभी आपातकाल लगता है तो भारत का संविधान पूर्ण रूप से सारी शक्तियां किसके हाथ में पहुंच जाती हैं? तब भारत की सारी जो शक्तियां हैं वो, तो सारी शक्तियां किसके हाथ में पहुंच जाती हैं? केंद्र सरकार के। ठीक है। भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक किसने कहा था? भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक जिसने कहा था वो थे केसी वेयर। इन्होंने भारतीय संविधान को क्या कहा? अर्धसंघात्मक कहा, यानी कि भारत के संविधान में दोनों तरीके के लक्षण पाए जाते हैं। इसलिए भारतीय संविधान को कुछ विद्वान अर्धसंघात्मक भी कहते हैं। अच्छा, भीमराव अंबेडकर से एक सवाल पूछा गया जब उन्होंने आपातकाल को रखा, तो उन्होंने कहा कि आप ये क्यों चाह रहे हैं कि भारतीय संविधान में एकात्मक लक्षण की तरफ ज्यादा झुकाव? तो उन्होंने कहा कि हम ये चाह रहे हैं कि संघात्मक और एकात्मक दोनों के लक्षण भारतीय संविधान में पाए जाए। उन्होंने कहा कि कुछ जो देश ऐसे थे जो संघात्मक थे, जैसे अमेरिका है। अमेरिका पहले क्या था? एक परसंघात्मक देश था, और उसमें क्या आपस में आप देखेंगे पूरा उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में बढ़ गया। बहुत से ऐसे देश थे जहाँ पे संघात्मक शासन चलता था। तो जब कोई दूसरा देश आक्रमण कर देता है तो वहां के राज्य अपने मन की चलाने की कोशिश करते थे, केंद्र अपने मन की चलाता था। ठीक है। तो फिर क्या था कि दूसरा देश, शत्रु देश था, वो सफल हो जाता था।
इसलिए उन्होंने कहा कि जब देश में आपातकाल जैसी स्थितियां हो, दूसरा देश आक्रमण कर दे, तो सारी शक्तियां, सारी फैसले लेने का अधिकार किसके पास हो? केंद्र सरकार के पास हो। उन्होंने कहा कि हम ऐसा नहीं करें कि केंद्र सरकार के पास इतनी सारी शक्तियां दे दी जाए कि वो निरंकुश हो जाए, यानी कि उसको राज्य सरकार का कोई अधिकार ही नहीं रहे या राज्य सरकार की कोई वैल्यू ही नहीं रहे। उन्होंने कहा कि कभी अगर ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब वो राज्य या तो अच्छे से शासन नहीं कर पा रहा हो, वहां की जनता परेशान हो उस चुनी हुई सरकार से, तो उन्होंने केंद्र सरकार को शक्ति दी कि आर्टिकल 356 में कि वो केंद्र सरकार के अधीन अगर राष्ट्रपति शासन लगा के केंद्र सरकार उस राज्य पर कुछ समय के लिए शासन कर सकती है। और जब कोई राष्ट्रीय आपदा आ जाए या फिर कोई दूसरा देश आक्रमण कर दे, सारी शक्तियां किसके पास चली जाएंगी? केंद्र सरकार के पास। तो संविधान किस तरीके काम करेगा? एकात्मक का। और वैसे साधारणतः कैसा काम करता है? संघात्मक। ठीक है, क्लियर? चलिए, तो ये नाम याद रखिएगा, केसी अय्यर। इन्होंने कहा था कि भारतीय संविधान कैसा है? अर्ध संघात्मक है। इसके बाद एक विद्वान थे ऑस्टिन, उन्होंने भारतीय संविधान को सहकारी संघवाद का। सहकारी संघवाद का क्या मतलब होता है? सहकारी संघवाद का मतलब होता है कि केंद्र और राज्य एक दूसरे के साथ सहयोग से काम करें। जैसे इसके अंतर्गत आज़ादी के बाद, संविधान बनने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई गई, जैसे अंतर्राज्यीय परिषदों का गठन किया गया, वित्त आयोग संविधान में पहले से ही था। तो इन सारी चीजों को क्यों किया गया है? इसलिए पुंछी आयोग का गठन किया गया। ये सब क्यों किया गया? ये इसलिए किया गया कि केंद्र और राज्य सरकार एक दूसरे के साथ सहयोग के साथ काम करें। और इसमें क्या होता है? सहकारी संघवाद के अंतर्गत ये जो अवधारणा आई, इसके अंतर्गत ये होता है कि मान लीजिए ना तो केंद्र सरकार बड़ी होगी ना राज्य सरकार, यानी कि दोनों, ना तो केंद्र बड़ा है ना ही राज्य बड़ा है, दोनों लोग क्या करेंगे? एक दूसरे के का सहयोग करेंगे और जो संविधान में जो लिखा हुआ है या जो संवैधानिक प्रावधान है उनके अंतर्गत चलेंगे। ठीक है, ना तो केंद्र सरकार राज्य के सीमाओं का अतिक्रमण करेगा, ना राज्य सरकार केंद्र की। तो ये इसको क्या कहा जाता है? सहकारी संघवाद। और इसको किसने कहा था? ऑस्टिन, एक बहुत बड़े विद्वान थे, तो उन्होंने इसके बारे में कहा था। ठीक है, और दूसरा होता है प्रतिस्पर्धी संघवाद। ये बहुत, जब संविधान बना था तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला था, लेकिन जब बाद में, जब 1990 में आपको पता है उदारवाद आया, उदारवाद आने के बाद राज्यों में क्या, आर्थिक प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा बढ़ गई। निवेश को लेकर मान लीजिए जो राज्य एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और विकास संबंधी केंद्र सरकार से अधिक धन लेने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रयास करते हैं। तो बाद में क्या है? प्रतिस्पर्धी संघवाद देखने को मिला, लेकिन ये मूल संरचना का हिस्सा नहीं है। मूल संरचना का हिस्सा कौन सा है? सहकारी संघवाद। बम्बई का जो एक विवाद जो हुआ था, जो फैसला आया था मुंबई बनाम भारत सरकार का, आप लोग पढ़ लीजिए, उसमें कहा गया था सहकारी संघवाद क्या है? भारतीय संविधान का मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। ये आप नोट कर लीजिए, क्या इसके अंतर्गत आता है? मूल ढांचे के अंतर्गत। जबकि ऐसे वगैरह में अगर आप ये प्रतिवर्ती संघवाद के बारे में अगर कोई आपसे पूछे तो आप लिख सकते हो, आप बढ़िया करके इसको पढ़ लीजिए, बहुत अच्छी भाषा में लिखा हुआ है। ठीक है, प्रतिवर्ती संघवाद इसका कोई ना तो संविधान का हिस्सा है, ना कि ये इसका कहीं बड़ा है, लेकिन 1990 के बाद इसको देखने को मिलता है। ठीक है, एक और बहुत महत्वपूर्ण था, जो 1971 से लेके 1977 तक, जब वो आपातकाल का दौर था, जब आपातकाल लगा था तो सारी शक्तियां किसके हाथ में चली गई? इंदिरा गांधी सरकार थी उस समय, तो सारी शक्तियां किसके हाथ में चली गई थी? केंद्र सरकार के। तो उस समय के संघवाद को कुछ विद्वानों ने एकात्मक संघवाद कहा, और ये कहा गया कि उस समय न्यायपालिका की शक्तियों बहुत कम करने की कोशिश की गई और उन्होंने चुनाव में एकाधिकार स्थापित करने की कोशिश की। तो उस समय की जो स्थितियां थी, आपातकाल की बहुत कठिन स्थितियां थी, उस समय परिस्थितियां थी, तो उसको एकात्मक संघात्मक का। जबकि 1996 के बाद गठबंधन की बहुत ज्यादा सरकार रही, इस तरीके की परिस्थितियां रही, तो उसको सौदेबाजी वाला संघ व्यवस्था कहा गया। ठीक है, क्लियर? सौदेबाजी वाली संघ व्यवस्था कहा गया। ठीक है, तो आप समझ में आया ये? चलिए, मैंने आपको जो पिछला पढ़ाया था वो उसका एक चैप्टर थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। आपसे एक दो क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए।
अच्छा बताइए, प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? प्रारूप समिति का गठन कब किया गया? डेट बताइए सीधी सीधी, कमेंट में आंसर दीजिए। कब किया गया? 29 अगस्त 1947। ठीक है, तो आप पीछे का भी देख सकते हैं, वीडियो मैंने जो बनाई थी पहली, भारतीय संविधान का पार्ट 1, और ये दूसरा पार्ट है। पहले पार्ट को आप लोग पढ़ लीजिए बहुत अच्छे से, और आपको अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब और अपने सुझाव दे सकते हैं कमेंट में। अगर कोई गलतियां आपको लग रही हैं, कुछ सुधार करना है, तब भी आप इसमें बता सकते हैं। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।